गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को 10 स्टेट्स में अप्रूव कर दिया है, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में हमें हेल्प मिलेगा। तो ये जो NICDP है, ये प्रोग्राम है क्या? ये इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो कि डेवलप करना चाहता है न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ एज स्मार्ट सिटीज़। और ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ होंगी कंट्री की, जिससे सिर्फ ये सिटीज़ की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है या उस एरिया की ही डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बल्कि जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, जिससे ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी तक जो हैं वो अप्रूव किए जा चुके हैं, जिनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब जो इस बार NICDP में जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, उनके लिए भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि कौन सी सिटीज़ में होंगे ये प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम देखें, NICDP एक वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम देना चाहता है हमें, चाहे वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए हो, चाहे MSMEs के लिए हो। और इसकी वजह से ही हम जो है अपना $2 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है 2030 तक का, वो अचीव कर पाएंगे। तो एक सेल्फ रिलायंट और ग्लोबली कंपेटिटिव इंडिया देने का ये गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इससे होगा क्या कि हम ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। ग्रीन फील्ड मतलब जो बिल्कुल ज़ीरो से डेवलप की जा रही हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, ये सिटीज़ जो हैं ये एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है द्वारा इक्विप्ड होंगी, ताकि सस्टेनेबल और एफिशिएंट इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस चल सकें। तो इनको जो है बाद में ऑफ कोर्स ये PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का के साथ अलाइन किए जाएंगे प्रोजेक्ट्स, ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया जा सके। ठीक है, तो अगर हम देखें, विजन है ये विकसित भारत का, जिसमें 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स दिए जा रहे हैं NICDP के अंडर। और डेवलप्ड लैंड पार्सल्स जो है वो इमीडिएट अलॉटमेंट के द्वारा के अंदर ये जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को। तो हम इसके थ्रू एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनकर सामने आना चाहते हैं। इससे जो है लगभग 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स दे सकेंगे। और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी ही इन रीजन्स की जहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से बनाया जा रहा है, इन सिटीज़ को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज्ड रहे। ठीक है, या बहुत ही कम रहे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मैरिज एज फॉर वुमेन। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, एक रादर एक्ट पास किया है, बिल पास किया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, जिसमें जो है मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है वुमेन के लिए वो 18 साल से बढ़ाकर उसे 21 साल कर दिया गया है। तो आपको पता होगा कई बार ये इशू जो है वो रहा है न्यूज़ में। जैसे इवन याद होगा आपको कि जया जेटली जी की कमेटी थी एक, जिसमें ये रिकमेंडेशन दिया गया था नेशनल लेवल पर कि जो है मिनिमम एज फॉर मैरिज जो है वो वुमेन की जो है वो एट पार होनी चाहिए मैन के साथ, तो 21 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो डिमांड जो है वो मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन जो है उसको 21 करने की बहुत टाइम से जो है वो चल रही है। क्यों चल रही है, इसके क्या रीज़न है, क्यों बढ़ी होनी चाहिए एज ये? तो इस अगर आप मैरिज एज को बढ़ा देते हो तो गर्ल्स को टाइम मिल जाता है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। फिर डिलेड मैरिज की वजह से जो है वो वुमेन एम्पावर रहती हैं, वो स्किल्स डेवलप कर चुकी होती हैं तब तक, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। फिर मैटरनल हेल्थ के लिए भी ये जो है वो डिले करना अच्छा है, क्योंकि अर्ली मैरिज की वजह से अर्ली प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, और वो उसके लिए जो है वुमेन या फिर गर्ल्स जो है वो रेडी नहीं होती हैं फिजिकली या इमोशनली। तो डिलेड मदरहुड से उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बेटर केयर दे सकें अपने चिल्ड्रन को। ओके, तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी जो है वो वुमेन की इंक्रीज़ देखने को मिलेगी अगर हम ऑफ कोर्स उनको डिलेड मैरिज देते हैं तो। ठीक है, तो बिल जो है जो ये लाया गया है, इससे मिनिमम एज फॉर मैरिज तो हम जो है 21 साल कर रहे हैं मैन के साथ इंक्रीज़ करके, लेकिन जो एज ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी होगी वो अभी भी 18 साल होगी। तो इसका इम्पैक्ट आपको समझ आएगा भी आगे कि क्या कैसे ये कन्फ्लिक्ट जो है वो आगे दिक्कत दे सकता है। तो हुआ क्या, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरी जो है वो पार्ट ऑफ जो है लाइफ है, राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21। तो इसी में आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने कहा कि जब दो एडल्ट्स कंसेंशुअली चूज़ करते हैं एक दूसरे को एज लाइफ पार्टनर्स, तो उनकी ये चॉइस की मैनिफेस्टेशन है, इसमें जो है स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो करंट बिल जो है वो तो कह रहा है कि 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, है ना। तो 2018 में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो एडल्ट्स हैं दो, वो कंसेंशुअली चूज़ कर सकते हैं कि वो उनके लाइफ पार्टनर्स कौन है। तो एडल्ट्स की डेफिनेशन तो क्या है, 18 साल।
लेकिन इस बिल में कहा जा रहा है कि जो राइट टू मैरी है वो 21 साल से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ गया है ना, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी, और जो है जो आपकी मेजॉरिटी एक्ट के अंदर भी 18 साल की जो है एज मेजॉरिटी लिखी गई है। ठीक है, सारी की सारी जो भी एडल्ट की जो डेफिनेशन हमारी कंट्री में चलती है वो इस मेजॉरिटी एक्ट के थ्रू ही चलती है। तो जब आप एज बढ़ा रहे हो राइट टू मैरी की, तो आप उसको सेपरेट कर रहे हो एडल्टहुड के साथ मैरिज को। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन रेज होते हैं कि कैसे जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाएंगी 18 साल और 21 साल के बेसिस पर। तो अभी भी ऑलरेडी जो है मैरिज जो गर्ल्स की जो अगर 18 साल से कम एज पर हो जाती है, जो जिसको हम चाइल्ड मैरिज कहेंगे, उस पर गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंट्री वाइड कोई ख़ास उस पर जो है वो रोक नहीं लगा पाई हैं। तो इसलिए क्वेश्चन ये भी है कि क्या मिनिमम एज ऑफ मैरिज के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट किसी तरह का कुछ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगी कि या नहीं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो बिल है वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को जो है वो अमेंड कर रहा है, और बिल डिफाइन कर रहा है कि चाइल्ड कोई भी जो अगर 21 साल से नीचे का है, चाहे कोई भी जेंडर का हो, वो चाइल्ड माना जाएगा इन पर्टिकुलर केस फॉर मैरिज। ओके, तो इससे टाइम फ्रेम भी इंक्रीज़ होगा। किया जा रहा है इस बिल के अंदर अमेंडमेंट करके कि अगर एक इंडिविजुअल जो है उसकी चाइल्ड मैरिज हुई है तो उसको 5 साल तक का टाइम मिलेगा, जब तक वो जो है वो एज ऑफ मेजॉरिटी रीच कर जाता है। तो उस एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि 18 से लेके जो है 5 साल अगर आप ऐड करो कि एक बार उन्होंने एज ऑफ मेजॉरिटी जो है अटेन कर ली, तो उसमें वो 5 साल तक उनको एक्स्ट्रा टाइम है कि वो क्लेम कर सकते हैं कि उसके साथ चाइल्ड मैरिज हुई है। तो मतलब एक तरह से 23 साल तक की एज में वो अपनी मैरिज को एनल करा सकते हैं। और अगर मिनिमम एज जो है वो 21 रहेगी तो उनके पास मतलब एक्स्ट्रा 2 साल रहते हैं सिर्फ, कि वो अपनी मैरिज को अनल करा सकते हैं अगर 21 साल से पहले की जो है वो मैरिज हुई है। तो मैरिज कैसे ये स्टेट ने लॉ बनाया, क्योंकि मैरिज जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही इसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो इसमें प्रेसिडेंट का जो असेंट है उसकी ज़रूरत होगी इसको लॉ बनने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने स्कोप को एक्सपैंड कर दिया है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के, और इस स्कीम में जो कि 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम है, इसमें अब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और क्रेडिट वर्दिनेस को भी एनहेंस कर सकें। तो ये इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लॉन्च किया था एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का, कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके क्रिएट और मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, तो अगर हम इसमें फीचर्स देखें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के, तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग देना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स के लिए, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर 1 लाख करोड़ जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंटिल 2025-2026। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, मतलब 3% पर एनम जो आपने लोन लिया है अप टू 2 करोड़ तक का एफ ने, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है मैक्सिमम 7 ईयर्स के पीरियड के लिए। क्रेडिट गारंटी भी दी जा रही है CGT MSE के द्वारा। ठीक है, तो इस फंड को जो है कौन कौन एक्सेस कर सकता है, फार्मर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंटरप्रेन्योर्स जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कैसा, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, वेयर हाउसेज, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, और बाकी का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़। तो इससे डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स भी हो सकेंगे, जैसे ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन यूनिट्स, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी असेट्स। ओके, कहा जा रहा है कि इसको जो है इंटीग्रेट किया जाएगा ई नैम के साथ भी, ताकि बेटर मार्केट एक्सेस जो है फार्मर्स को दिया जा सके। ओके, तो बेनिफिट्स क्या हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के, एक तो जो है आपका स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाएंगे। फिर फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज़ होगी, कैसे, क्योंकि ई नैम के साथ इसको हम जो है जब लिंक कर देंगे तो उस ऑफ कोर्स फार्मर्स को बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो फार्मर्स की इनकम भी जो है वो, एक तो वेस्ट भी रिड्यूस हो रहा है, उनकी वैल्यू रियलाइजेशन भी हो रही है प्रोड्यूस की, तो उनकी जो है इनकम बढ़ेगी। रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी इससे, क्योंकि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जो है जनरेट हो रही है साथ के साथ। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने की वजह से जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी प्रमोट होंगी। तो अब हम समझते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ये एक ऐसी लीगल एंटिटी होती है जो खुद ही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने बनाई होती है, मतलब फार्मर्स हों, चाहे मिल्क प्रोड्यूसर्स हों, फिशरमैन हो, वीवर्स हों, रूरल आर्टिसंस हो, क्राफ्टमैन हो, इन्होंने खुद ही बनाई होती है, मतलब अपने ही द्वारा ये बनाई होती है ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रोड्यूसर्स की अपने ही लिए और अपने ही प्रोड्यूसर्स को सर्व करने के लिए होती है। तो FPOs को अगर हम फार्मर्स के कंटेक्स में देखें तो ये
ऐसा टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फार्मर्स जो हैं वो मेंबर्स हैं। एफपीओज ही अपने ही मेंबर्स को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, फार्मिंग रिलेटेड जो है वो हेल्प करना, ये सब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। तो बेसिकली एक ग्रुप बन जाता है जिससे कि वो नेगोशिएट कर सकें अपने प्राइस रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स इसको स्कीम को और अट्रैक्टिव बना दिया है और एग्रीकल्चर ग्रोथ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, और फार्म इनकम भी से जो है वो इम्प्रूव होगी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेप्टोस्पिरोसिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सिवियर लेप्टोस्पिरोसिस आउटब्रेक जो है वो एमर्ज हुआ है अक्रॉस केरला। तो इसको रैट फीवर भी कहा जा रहा है और ये एक रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है जिसको लेप्टोस्पिरा कहते हैं। ये कॉमन है बहुत ही ट्रॉपिकल एरियाज़ में। और इसके कैरियर्स कौन होते हैं, चाहे वाइल्ड हो या डोमेस्टिक एनिमल्स हों, जैसे कि रोडेंट्स, कैटल, पिग, डॉग्स। और ये स्प्रेड होता है बैक्टीरिया के थ्रू जो कि यूरिन द्वारा इन्फेक्टेड एनिमल्स के फैलता है। तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है कंटेमिनेटेड वाटर में या सॉइल्स में फॉर वीक्स टू मंथ्स, और ये स्प्रेड नहीं होता, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। जनरली 2 से 30 दिन का टाइम लगता है एक पर्सन को सिक होने में, अगर वो इसको कॉन्टैक्ट कर लेता है इस बैक्टीरिया को। पहले फेज़ में क्या होता है, फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एक, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब होता है, फील होता है। उसके बाद जब सेकेंड सिवियर फेज़ आता है तो उसमें इवन किडनी या फिर लिवर फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जनरली एंटीबायोटिक्स के साथ ही ट्रीट किया जाता है, जैसे पेंसिलिन या टॉक्सिसिलिन। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीप फेक्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने क्रैकडाउन करने को कहा है डिजिटल सेक्स क्राइम्स को जो है वो डील करने के लिए डीप फेक्स के ऊपर। ओके, तो डीप फेक्स क्या होते हैं, सिंथेटिक मीडिया, चाहे आपका इमेजेस हो, वीडियोस हो, ऑडियोज़ हो, जो कि एआई टेक्नोलॉजी द्वारा जनरेट की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको इस तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देती है जैसे वो रियलिटी हो, ठीक है। तो इसमें डीप फेक जो है, डीप फेक का मतलब है डीप प्लस फेक। तो डीप मतलब इतनी रियल लगता है वो आपको कि जैसे आपको लगेगा कि वो बिल्कुल रियल चीज़ है। ओके, तो ये वो लोगों को बना देती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एआई अपना यूज़ करके। तो क्या, तो होता क्या है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज़ किया जाता है जो कि इटसेल्फ न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं ताकि मैनिपुलेट किया जा सके इमेजेस और वीडियोस को। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी को बहुत ही अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे स्कैम्स, होएक्सेस, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो इसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है आइडेंटिटी को छुपाने के लिए या फिर फॉल्स आइडेंटिटी बनाने के लिए। और इस क्योंकि होता क्या है कि आम जो लोग हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कोई ये पर्टिकुलर इमेज, वीडियो या ऑडियो जो है वो सही है या फिर वो फेक है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं SIG 716 राइफल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपीट ऑर्डर दिया है 73,000 716 राइफल्स का सिग सॉयर कंपनी, यूएस की जो कंपनी है उसके द्वारा, ठीक है। और ये डिलीवरीज कहा जा रहा है कि बाय एंड ऑफ 2025 कंप्लीट हो जाएंगी। तो सिग 716 राइफल है क्या, ये अमेरिकन मेड ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। यूएस फायर आर्म्स मेकर सिग सॉयर द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये राइफ़ल जो है इसकी टोटल लेंथ 34.39 इंचेस है, इसकी बैरल लेंथ 15.98 इंचेस है, टोटल वेट 3.58 केजीज है। और ये शूट कर सकती है टारगेट्स को 600 मीटर्स के डिस्टेंस पर भी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is National Industrial Corridor Development Program. This topic is important for your economy section. So Cabinet Committee on Economic Affairs has approved 12 industrial smart cities in 10 states to boost domestic manufacturing with an estimated investment of 28,600 crore rupees. Okay. So what is National Industrial Corridor Development Program? It is India's most ambitious infrastructure program aimed to develop new industrial cities as smart cities and converge them with new next generation technologies across infrastructure sectors. So this NICDP is aimed to develop futuristic industrial cities in India. So these cities will be best manufacturing and investment destinations in the world, and they will create employment opportunities as well and economic growth as well, to overall to improve the socio-economic development of the region. So 11 industrial corridor projects have been taken up for development, with 32 projects to be developed in 4 phases up to 2024-2025 period. So these 11 corridors are there as of now.
So which cities have been selected for the NICDP? So these cities have been selected for the same, and this NICDP will foster a vibrant industrial ecosystem by facilitating investments from both large companies or industries as well as MSMEs. So of course these industrial nodes will act as catalysts for achieving $2 trillion in exports by 2030, and this reflects the government's vision of a self-reliant and globally competitive India. So these new industrial cities will be developed as greenfield smart cities of global standards, and they will be ahead of the demand plug and play walk to work concepts. This approach ensures that cities are equipped with advanced infrastructure which supports sustainable and efficient industrial operations. So this model, this industrial cities will be aligned with the PM Gati Shakti National Master Plan. That is it will feature the multi-modal connectivity infrastructure as well. And these industrial cities are envisioned to be growth centers for transformation of the whole region. Okay. So the approval of 12 new industrial cities under the NICDP is part of the Viksit Bharat vision, and these projects will provide developed land parcels for immediate allotment to the industry. This will mark a significant milestone in India's journey towards becoming a global manufacturing powerhouse. So NICDP is expected to generate significant employment opportunities with an estimated 1 million direct jobs and up to 3 million indirect jobs being created through planned industrialization. And it will not just provide livelihood opportunities but also contribute to the social economic upliftment of the regions where these projects are being implemented. So this will minimize environmental impact as well. Okay, and these are not just going to be the hubs of economic activity but also models of environmental stewardship. So the next topic is marriage age for women. This topic is important for your social issues. Himachal Pradesh Assembly has passed the Prohibition of Child Marriage Bill 2024, which is amending the Prohibition of Child Marriage Act. And the bill is proposed to raise the minimum age of marriage for women from 18 to 21 years. Okay, so this demand to raise the minimum age of marriage for women to 21 years in India has been growing due to several socio-economic and health related factors. And we all know that Jaya Jetli committee was there at the national level, which recommended this particular increase in age. And what are the reasons why it should be increased? Raising this marriage will allow girls to complete their education. It will also empower them by giving them more time to develop their skills and become financially independent. And it is also good for their health and well-being. Why? Because early marriage often leads to early pregnancies, and raising this marriage age would allow them to attain physical and emotional maturity. Delaying motherhood would provide them with the opportunity to provide better care and nurturing to their children. And delaying marriage can also increase women's participation in the workforce, which would contribute to economic development. Bill also increases the minimum age of marriage for females to 21 years, bringing it on par with that for males. So, but there are certain inconsistencies here. Why? So, in 2018, what happened is that the Supreme Court said that right to marry is part of the right to life under Article 21 of the Constitution. And in 2018 itself, the court held that when two adults consensually choose each other as life partners, it is a manifestation of their choice, and the state cannot do anything about it. But what happens is that the current bill is restricting the right to marry before the age of 21 years. So there is a conflict here now. If two adults can consensually choose to marry as, or they can consensually choose to live together as life partners, then why this age increase of that then how this age increase of 21 years will be implemented? Because there will be a conflict here. Okay, it also raises question about the reasonable of restriction for those between the ages of 18 and 21 years. So what are the implementation challenges? Of course, the state has any state rather the Indian state has had a limited success in curbing marriage of girls below the age of 18 years, that is child marriage. So this also raises a question whether the increase in the minimum age of marriage would have any significant impact in reducing child marriages. So this bill of Himachal Pradesh amends the Prohibition of Child Marriage Act by raising the minimum age for both males and females to 21 years, and this bill defines a child as anyone under the age of 21 regardless of gender. So this would only be applicable in the case of marriage only. Okay, not to adults or under the definition of Majority Act. So actually it also will it also extends the time frame for filing a petition to annul a child marriage
by 5 years after reaching the age of majority. So effectively 18 plus 5 is 23 years. At until the age of 23 years you can annul your marriage if it was child marriage. Okay. So this how the state could have made this law, because marriage is a subject under the concurrent list, so both central and state governments can legislate on it. So but the president's assent would be necessary for the bill to become law, similar to the process seen with Uttarakhand's uniform civil code bill. Okay. So the next topic is agricultural infrastructure fund. This topic is again important for your economy section. So Union Cabinet has expanded the scope of agricultural infrastructure fund, and the scheme worth 1 lakh crore rupees would now be redesigned to include financial support for farmers producers organization, so as to enhance their financial security and credit worthiness. So this agriculture infrastructure fund is an initiative by the government of India, which was launched in July 2020 as part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. The aim of the scheme or this fund is to provide actually financial support to create and modernize agriculture infrastructure. So this fund provides medium to long term debt financing to develop post harvest management infrastructure and community farming assets in the country, and 1 lakh crore have been allocated to it to be distributed through banks and financial institutions until 2025-2026 period. This scheme also offers an interest subvention of 3% per annum on loans up to 2 crore rupees, and this subvention will be available for a maximum period of 7 years. It also provides credit guarantee coverage under the CGTMSC scheme for eligible borrowers. This fund will be accessible to a wide range of entities, including not just farmers, but even primary agricultural credit societies, FPOs, self help groups, entrepreneurs who are engaged in agriculture. And this fund would support the development of critical infrastructure like cold storage facilities, warehouses, grading and sorting units, processing centers or processing units, and other post harvest management facilities. This will also encourage the development of community farming assets like organic input production units, custom hiring centers, and renewable energy assets. Apart from that, it will be integrated with the digital platforms like eNAM, so as to ensure better market access for farmers and reducing inefficiencies in the supply chain. So how it would be beneficial? So it would reduce post harvest losses because it would improve the storage and processing facilities. It will also enhance the infrastructure and better market access through the eNAM, so thereby contributing to increased income for farmers. Because of creation of new and modernized agriculture infrastructure, it would also generate rural employment, and there will also be focus on modern, because of the focus on modern infrastructure, it would also promote sustainable agricultural practices. Okay. So, what is a farmer producer organization? It is basically any legal entity which is formed by the primary producers, that is, the farmers, milk producers, fishermen, weavers, rural artisans, and craftsmen. And the main aim is to ensure better income for the producers through an organization of their own. Okay, so ownership of PO is with the members. And in this case of farmers producer organization, of course farmers are the members, and it is an organization of the producers, by the producers, and for the producers. And uh, it functions to provide education and training for the members, elected members, managers, employees, and they contribute effectively to the development of their FPOs itself. So apart from that, because these farmers get together as members, they also help in not just training and financial support, but also better realization of prices. Okay. So this agriculture infrastructure fund would now be expected to further boost agriculture growth, improve productivity, and increase farmer incomes. Okay. So the next topic is leptospirosis. This topic is important for your social issues. So a severe leptospirosis outbreak has emerged as a major public health concern across Kerala, and this leptospirosis is basically a rat fever, and it is a rare bacterial infection which affects people and animals. This disease is caused by a bacterium called Leptospira, and it is most common in tropical areas and warmer climates with high rainfall each year. And the carriers for this diseases can either be wild or domestic animals, including rodents, cattle, pig, and dog. And these infected animals spread the bacteria through their urine. This bacteria can survive in contaminated water or soil for weeks to months. It is not spread from person to person, but except in very rare cases. So it generally takes about 2 to 30 days to get sick after having contact with this bacteria. And
This disease occurs in two phases. In the first phase, people may have fever, chills, headache, muscle ache, vomiting, diarrhea, but some people may suffer a more severe second phase with kidney or even liver failure. Okay, so it can be treated with antibiotics, including penicillin and doxycycline. So the next topic is deep fakes. This topic is important for your security section. So South Korean president has recently ordered a crackdown on an epidemic of digital sex crimes targeting women and girls who become the victim of deep fake pornography. So deep fakes are synthetic media which includes images, videos and audios which are generated by AI technology which portray something that does not even exist in reality or events that have never occurred. So this term deep fake combines deep taken from the AI deep learning technology and fake addressing the content that is not real. So it can create people who do not exist and it can fake real people saying and doing things that they did not say or do. The origin of the deep fake word can be traced back to 2017 when a user uh, named deepfakes posted explicit videos of certain celebrities. So how does these deepfakes work? So they are created by machine learning models which use neural networks to manipulate images and videos, and deepfake technology is being used for nefarious purposes like scams, hoaxes, celebrity pornography, election manipulation, social engineering, automated disinformation attacks, identity theft, and even financial fraud. They differ from other forms of false information because they are very difficult to identify as false. Okay. So the next topic is SIG 716 rifle. This topic is again important for your for your security section. So Defense Ministry has recently signed a repeat order of 73,000 SIG 716 rifles from SIGSEUR of the US, and deliveries will be completed by end of 2025. So the SIG 716 rifle is an American-made automatic assault rifle. It is manufactured by US firearm maker SIGSEUR, and this rifle has a total strength of 34.39 inches and a barrel length of 15.98 inches. So it has a total weight of 3.58 kg, and it has a higher recoil and higher caliber, which means that it is meant to shoot to kill targets at about 600 meters. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.